क्लियर। अब फिर इसमें ये हाइड्रा आ गया, ये हाइड्रा आ गया, ये स्पंज आ गया, ये कहाँ पढ़ोगे? जूलॉजी में। लेकिन ये दोनों चीजें हम पढ़ चुके हैं प्लांट डाइवर्सिटी में, याद है? मैंने वहां पेज नंबर भी बताए थे, फिगर नंबर बताया था। तो ये चैप्टर देख के मत बोल देना कि सर ने नहीं पढ़ाया। ठीक है। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पूरे इवेंट हम पढ़ चुके हैं, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अगर सेम टाइप के हो रहे हैं तो आइसोगेमी। अगर साइज में बहुत डिफरेंस है, टिन्नी तो मेल है और टिन्ना फीमेल है, उगे। ठीक है। और ये है ह्यूमन के अंदर। ये जूलॉजी में पढ़ोगे, कॉकरोच, कॉकरोच के अर्थ फॉर्म पढ़ोगे, कॉकरोच पढ़ोगे। और ये जो है, ये डायग्राम हम पढ़ चुके हैं प्लांट डाइवर्सिटी में। तो अपना अपना पोर्शन ये है, फिर बाकी का जूलॉजी का पोर्शन है बाकी का। ये डायग्राम हम पढ़ ही चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तुम देखे हुए तो ये ओनियन, समझ पा रहे हो? ओनियन का याद करना है। और हमने मॉड्यूल में जो ओनियन का दे रखा है वही एग्जैक्ट सही है। हाँ, वो सबके एनसीईआरटी में थोड़ा अलग होगा। ओनियन का याद करना है, हाउस फ्लाई का याद करना है, ह्यूमन का तो तुम्हें याद है ही सही, बाकी का याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फ्रूट फ्लाई रह गया, सॉरी, हाउस फ्लाई की जगह फ्रूट फ्लाई। गुड मॉर्निंग बेटा। एक वर्ड है मियोसाइट वर्ड। ऐसी सेल जिसके अंदर मियोसिस होता है उसको मियोसाइट बोलते हैं। क्लियर? तो इनको एक बार देखना है बेटा, बाकी तो कुछ चाहिए नहीं, ये तो पढ़ ही चुके हैं हम, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। ये हम प्लेसेंटेशन, क्या प्लेसेंटेशन देख के बता सकते हो ये कौन सा है? एस का मतलब तो है सीड, पी का मतलब है प्लेसेंटा, सॉरी प्लेसेंटा या पेरिका, सॉरी सॉरी, एक मिनट रुको रुको रुको, काम भी नहीं करता। पेरिकार, फ्रूट वॉल। मुझे बता पहला वाला कौन सा है? मार्जिनल। सेकंड वाला? सेकंड वाला प्री सेंट्रल। थर्ड वाला? फिर फोर्थ वाला? एक्साइल। तो कर लोगे बेटा ये, तुम्हें रीड करना ही है ना। और जूलॉजी वाला पोर्शन ऐसा करना, नहीं तो मैं तुम्हें सबसे बढ़िया तरीका ये बताता हूँ कि जब तुम जूलॉजी पढ़ लो ना, जूलॉजी कंप्लीट हो जाए तुम्हारे, जब तुम्हारी जूलॉजी कंप्लीट हो जाएगी तो इसकी रीडिंग लगा लेना एक बार। ठीक है। ये सारे वही वर्ड है, डायोसियस, पिस्टिलेट, स्टिमिनेट। थर्ड वाला पेराइटल है बेटा। ठीक है। चलिए, अब आते हैं अपने एनसीईआरटी वाले टॉपिक पर।
ठीक है, ये डायग्राम हम बता ही चुके हैं। जिसको डाउट है पूछ लेना बेटा। ये डायग्राम में तो किसी को डाउट है? फ्लोरिकल्चर की डेफिनेशन हम बता ही चुके हैं, कल्टीवेट करना बिजनेस के लिए, पर्पस के लिए। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, नहीं 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 नहीं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यहाँ नहीं। हाँ, रिसेप्टेकल को थैलेमस भी बोल सकते हैं। ये डायग्राम हम देख ही चुके हैं। माइक्रोस्पोरिया आगे जाके पोलन ग्रेन बोला जाता है, और माइक्रोस्पोरेंजिया को ही आगे जाके पोलन सेक बोला जाता है। मैच्योर एंथर के अंदर कितने पोलन सेक मिलेंगे? 2। ये पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर है, डिफरेंस है इसमें। ये दिखाया गया है कि एग्जाइन जो होती है वो ऑर्नामेंटल टाइप की होती है। ये डायग्राम याद रखना है तुम्हें। इसके अंदर अगर तुम स्पिंडल फाइबर देखोगे तो सिमेट्रिकल है, एक छोटा एक बड़ा, और ये जो बड़ी सी दिख रही है ये वैक्यूल है। ठीक है, ये बता ही चुके हैं, एपोकार्प सिनकार्पस। ट्वेंटी फोर का 24 कौन सा बेटा? ये वाला पेरा, आर्यन, ये वाला पेरा, ये बता दिया बेटा। रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, बता दिया ये पोलन। यस 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 मान्य। आर्यन ने बता चुका, वाइबिलिटी बोलते हैं पोलन ग्रेन का एंतर से स्टिग्मा में जाए और जर्मिनेट हो जाए, तो वो टाइम इंटरवल जो होता है ना, जहां तक वो जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी रखता है, वही पोलन वाइबिलिटी है। ठीक है, इधर देखिए। पहले इधर देख लीजिए डायग्राम। ये माइक्रोपाइलेंट पहचानने तुम्हें। अब देखिए यहाँ माइक्रोपाइलेंट दिया है, फिर इधर चला जाए लैंड दे दिया, तो उल्टा सुल्टा कर रखा है इन्होंने ना, तो ढंग से रखना बेटा। यहां तक तो ये सेम चल रहा है, यहां तक तो ये सेम चल रहा है। ये जो मैच्योर डायग्राम दिया है उसमें उल्टा कर दिया है। हाँ, ये मीनिंग है बेटा। क्लिस्टोगेमस देख ही लिया हमने। ये देखो यहाँ पर दे रखी है फेदरी, फेदरी। ये किसके लिए? ये सॉरी, ये यहाँ पर देखो, तुम ये देख रहे हो ना, ढंग से देखना बेटा इसको। इसको ढंग से देखना, ये बाहर जो निकले हुए हैं ये पूरा का पूरा क्या है? इन्फ्लोसेंस है। और यहाँ पर जो एंटर निकले हुए होते हैं बाहर, वो बाहर एक्सपोज होते हैं हवा में, ताकि हवाएं चले और आराम से इनसे पोलन उड़ जाए। अब इसमें ये दे रखा है, ये आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग जानते हो, हाइब्रिडाइजेशन जो जेनेटिक्स में पढ़ोगे पूरा, उसको करने में सबसे बड़ी दिक्कत, उसको करने में सबसे बड़ी दिक्कत किसका कौन आ रही थी? पोलर पिस्टल इंट्रक्शन। तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपेटेबिलिटी और नॉन कंपेटेबिलिटी।
ठीक है बेटा, चेस्मोगेमस उनको बोलते हैं जो नॉर्मल फ्लावर होते हैं, जो ओपन होते हैं, जो ओपन होते हैं वो चेस्मोगेमस फ्लावर होते हैं। या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मेंडलिज्म में पढ़ोगे बेटा, इमूसुलेशन और बेगिंग जेनेटिक्स के अंदर पढ़ोगे बेटा, बेगिंग वेगिंग ये सब। इमल्सल जानते हो ना, इसको कट करना एंकर को, फिर टेप लगा लेना, पॉलीथीन लगा देना। ये पढ़ ही चुके हैं हम, ठीक है। आई थिंक, एक मिनट, इसके अंदर एक स्टेज बाकी है यहाँ पर, है ना, ये और ये दो स्टेज है, इसके बीच एक स्टेज और आती है, फिर इसके बाद ये आती है। ग्लोबुलर स्टेज मल्टी सेल्यूलर होती है, और जो स्टेज होती है इसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। ये डायग्राम बताई दी हम। अब बताओ किसको डाउट है, पेज नंबर 29 पर सेकेंड लाइन 7। ये सारे स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। डिफरेंट सीट का डिफरेंट स्ट्रक्चर आता है, और एनसीईआरटी ये कई बार ये पूछ लिया यहाँ से, फ्रूट में जाके पूछा है, मोर्फोलॉजी का क्वेश्चन पूछा है 12th एनसीईआरटी से। ये थैलेमस, फिफ्थ लाइन कौन सी बेटा, कौन सी फिफ्थ लाइन, 1 2 3 4। seed after several advantage of edges. So first, since the reproductive process such as pollination, fertilization are dependent of water, seed population most dependable. कौन सी फिफ्थ वाली है बेटा, फिफ्थ ये नीचे है ना, फिफ्थ 1 2 3 फर्स्ट पैराग्राफ की या सेकंड पैराग्राफ, 1 2 3 4 5 यहाँ से ना। बेटा ड्यूराबल की जगह रिलायबल लिखो यहाँ पर, तब समझ में आ जाएगा। ये लाइन बता चुका हूँ। एंजियोस्पर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत नहीं होती, और उसके पास सीड होता है, तो वो ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए भी जरूरत नहीं है, और डिस्पर्सन में भी हेल्प कर रहे हैं कौन, सीड। ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम बेटा स्टार्टिंग में जो यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम स्टार्टिंग में जहां मेगास्पोर मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट हुआ करती हूँ माइक्रोस्पोरेंजियम में, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजियम। और पेज नंबर 32, चलना ही बंद हो गया तो। थर्टी टू का कौन सा, ये भी रुक गया था यार। कौन सा 32 में, बेटा जनरेट से ये नहीं, मेल गैमेट्स, यही पूछ रहा ना तो बेटा। अबे बाद में पूछ लेना, ऐसे डाउट मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम डाउट क्लास में पूछ लेना फिर। पेज नंबर 27 का फर्स्ट पैरा।
तो बता दिया बेटा, इसमें क्या डाउट है तुषार? वन टू थ्री सिक्स एट, 6 of the 8 nucleus are surrounded by cell wall. इसमें देखिए ऐसा है, तीन सेल, तीन सेल इधर, तो 6 सेल तो सेल वॉल से सराउंडेड हो गई, बची हुई एक सेल पूरी की पूरी क्या हो गई? सेंट्रल सेल हो गई। 6 of the 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस में से 6 जो होते हैं वो सराउंडेड हो गया सेल वॉल से, एंड ओरिजिनेट इनटू द सेल, एंड रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, तो रिमेनिंग 2 बच गई है, वो पूरी पूरी एक सेल बना लेगी, उस सेल का नाम हो गया क्या? सेंट्रल सेल। ठीक है, और लिखा है बिलो टू एग apparatus, किसके बेस पर पोजीशन बताइए ये? किसके बेस पर पोजीशन बताइए ये? पेट्रोपस के बेस पर। ठीक है, और 39 का सेकंड पैरा। इतना अच्छा चल नहीं रहा है। इसको इंपॉर्टेंट लगाइए, अच्छा डाउट है। अच्छा डाउट है। 39 यही है ना तनु सरी? यही डाउट है ना बेटा? यस, इसको समझे बेटा, अच्छा डाउट है, सभी समझिए। इंपॉर्टेंट लगा लो पहले तो, ठीक है। हमने देखा सीड जो है, अभी तो देखिए, सीड जो है वो बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जनरली सीड बनना मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम। ठीक है, सीड बना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हुआ क्या? मेल फीमेल, मियोसिस, क्रॉसिंग ओवर, मियोसिस, पैकाइटिन, क्रॉसिंग ओवर, गैमेट्स, हैप्लोइड गैमेट्स, एंड फ्यूज, यूनिसेलुलर, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जाइगोट। जाइगोट के अंदर एक सेट क्रोमोसोम का मेल से, फीमेल से, और एक सेट क्रोमोसोम का मेल से, तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो सम करेक्टर फीमेल से और सम करेक्टर मेल से, मिक्स करेक्टर। क्रॉसिंग ओवर, चेंज, क्रॉसिंग ओवर, चेंज। तो यहां पर जो चेंज आ रहे हैं क्रॉसिंग ओवर से भी आ रहे हैं, और साथ में फर्टिलाइजेशन की वजह से भी आए। अब जाइगोट, एम्ब्रियो और सीड, तो जो सीड बना है वो वेरिएशन वाला है, वैसा नहीं है जैसा पेरेंट्स वाला है, वेरिएशन वाला है। और ये वेरिएशन आना अच्छी बात होती है, नेचुरली अडेप्ट होने के लिए वेरिएशन आने चाहिए। ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब सुनिए। अब फार्मिंग में क्या होता है उसको समझिए। फार्मिंग में क्या होता है? किसान जाता है, सबसे अच्छा सीड खरीद के लाता है। सीड खरीद के लाता है, जैसे जो एजेंसियां होती है, जैसे अपने इंडिया में ICAR है, एग्रीकल्चर एजेंसी, उसने गेहूं की, जो वीट की क्रॉप, जो वीट की वैरायटी है उसको मॉडिफाई करके बनाया हुआ है। तो मान लीजिए एक किसान है जो मार्केट गया और उसने सीड खरीद लिया वीट का, ए टाइप का, नाम ए है, इस वीट की वैरायटी का नाम ए है, हाई क्वालिटी की वैरायटी है, बढ़िया बनवाया था, महंगा वाला सीड था। लेके आ गया फार्मर, अपने खेत पे लगा दिया, अपने फार्म में लगा दिया इसने, अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छे सीड आ गए, अच्छे फ्लावर आ गए, फ्लावर अच्छे आ गए। ठीक है, अब इस सीड में मान लीजिए इसके पास वाला जो फार्मर था
वो तो सस्ता ही सीड लेके आया था, बी टाइप का था, सस्ता सीड था, वीट गेहूं है। अब हुआ क्या है कि यहां वाला सीड, यहां वाले पोलन ग्रेन इसके अंतर पे आ गए हैं, आ गए, बाय चांस से पोलिनेशन हो गया, ठीक है, अब सीड बन गए, तो वीट के अंदर सीड बन गए। अब जो सीड बने हैं, बन गए, सीड बन गए, और इसने ए टाइप की महंगी वाली क्रॉप लगाई थी, वीट लगाया था, तो प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़िया निकली, अच्छा अच्छा प्रोडक्शन अच्छा निकला। अब किसान ने सोचा कि अगली बार क्यों मार्केट से गेहूं लेके आऊं, क्यों वीट लेके आऊं, क्यों सीड लेके आऊं, क्यों पैसे खर्च करूं, मेरे पास जो वीट हुए थे उनमें से मैंने कुछ रख दिया था, वही लगा देता हूं मैं। तो उसने लगा दिए, अब फसल आई, क्रॉप डेवलप हुई, ठीक है, फिर दूसरे खेत का पोलिनेशन हो गया, थोड़ा बहुत होगा, सारा नहीं। लेकिन क्या अब जो फसल कटेगी, जो क्रॉप कटेगी, जो क्रॉप हार्वेस्ट होगी, क्या अब भी उतनी ही प्रोडक्टिविटी निकली थी, निकलेगी, तो फर्स्ट ईयर निकलेगी उतनी प्रोडक्टिविटी निकलेगी या कम निकलेगी? कम। कम क्यों निकली? क्योंकि जो सीड लेके आया था, जो सीड लेके आया था, अब वो सीड वैसा नहीं है, उसमें थोड़े से चेंज आ गए हैं पड़ोसी के कमजोर प्लांट के। पड़ोसी का जो कमजोर वीट था, उसके पोलन ग्रेन ने इस पर पोलिनेशन कर दिया है, अब उसमें उस कमजोर प्लांट के भी करेक्टर है, तो अब वो ऐसे ही प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगी। तो ये तो दिक्कत आ गई, ये तो दिक्कत है। ऐसे तो किसान को हर बार नया नया खरीद के लाना पड़ेगा, तो महंगा पड़ेगा, ये तो नुकसान है, ये तो नुकसान है। तो किसान जो फार्मर है वो डिपेंड हो गया है एजेंसियों पर। समझ पा रहे हो? वो मतलब हाइब्रिड सीड को रेगुलर यूज नहीं कर सकता, उसको खरीद के लाना ही पड़ेगा मार्केट से, ये तो बड़ा नुकसान है। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो? अभी तक मैंने जो समझाया समझने की कोशिश कर रहे हो? समझ पा रहे हो? मतलब जो ग्रो करवाया था वो बहुत पावरफुल प्लांट था, दूसरे प्लांट का पोलिनेशन आ गया कमजोर वाले का, तो बताइए खुद कमजोर हो गया ना, वो पहले से मजबूत था। अभी समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इससे बचने के लिए साइंटिस्ट ने यूज की एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एक गेमोस्पर्मी। हम जानते हैं एपोमिक्सिस एक गेमोस्पर्मी में सीड बना सकते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। समझ पा रहे हो? बिना फर्टिलाइजेशन के हम सीड बना सकते हैं। तो जिनके ऐसा सीड बनाए, ऐसा प्लांट बनाए जिसके अंदर एपोमिक्सिस हो रही है, अब सीड लगा दिया, उसमें फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा, एपोमिक्सिस है भैया, बहुत मजबूत प्लांट है, खरीद के लाए हैं, और जो सीड बन रहा है वो एपोमिक्सिस से बन रहा है। तो जो सीड बनेगा, वो सीड में सारे के सारे वही करेक्टर होंगे जो उस प्लांट में थे, जो लेके आया था। अब जो नया सीड बना वो भी सेम वैसा ही बना जैसा वो खरीद के लाया। तो एपोमिक्सिस से बनने वाले सीड में सारे वही करेक्टर होंगे जो मार्केट से खरीद के लेने वाले सीड में थे। तो बार बार अगर फार्मर इस सीड को यूज भी करेगा तब भी उसकी क्वालिटी में कोई डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि सीड में कोई क्रॉस पोलिनेशन ही नहीं हो रहा। तो एपोमिक्सिस का यहां फायदा हो सकता है। एपोमिक्टिक सीड लेके एपोमिक्सिस यूज करते हुए ऐसा हम कर सकते हैं, ताकि किसान बार बार एक ही सीड को यूज कर पाए। पढ़ लेते हैं एक बार। हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सेवरल, हाँ, of our food or vegetable crops are begin the extensive cultivation of hybrid as the tremendously increase the productivity। हाइब्रिड सीड्स क्या होता है? प्रोडक्टिविटी
बनाएगा। One of the problem of the hybrid is the hybrid seed have the produce every year. If the seed collect from hybrid as sown, मतलब लगाया, लगाने के बाद पौधा बना और उससे कलेक्ट किया, the plant is the progeny will the segregate and do not maintain hybrid characters. ये लाइन समझ में आई? कल्टीवेट मतलब लगाना, कल्टीवेशन करना, लगाना। प्लांट इज द प्रोजेनी, प्लांट की जो हाइब्रिड कराने के बाद उसने बोया, बोए के बाद कल्टीवेशन हुआ, कल्टीवेशन कराने के बाद जब वो सीड आया तो क्या उस सीड में वो पूरे हाइब्रिडाइजेशन के हाइब्रिड क्रॉप के करेक्टर रहेंगे? नहीं, क्रॉस पोलिनेशन हो चुका है। तो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज द costly and hence the cost of the hybrid seed become too expensive for the farmer. हर बार खरीद के लाएगा तो महंगा पड़ेगा। If these hybrid are the made into the apomix, apomix मतलब apomixis से बना दे, there no segregation, segregation मतलब समझ रहे हो, मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन नहीं होगा। तो जब क्रॉसिंग ओवर ही नहीं होगी, जब क्रॉस पोलिनेशन ही नहीं होगा, तो फिर तो मजे ही मजे हैं, कोई चेंज ही नहीं होगा, जस्ट क्लोन बनेगा, hybrid progeny. Then farmer can keep on using the hybrid seed, raise the new crop year after year. Does not have the buy hybrid seed every year. हर साल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, because the importance of the apomixis hybrid seed is the industry. Active research going on the many laboratory around the world understand the genetic apomixis and transfer apomictic gene the into hybrid varieties. यही रिसर्च चल रही है कि कैसे ऐसे जीन को डिस्कवर किया जाए जिसके इसके अंदर एपोमिक्सिस चालू हो जाए, और जिस दिन ऐसा हो गया एपोमिक्सिस, तो फार्मर बहुत खुश हो जाएगा, बार बार उसको खरीद के लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर बेटा? यहाँ सेग्रीगेशन जो वर्ड लिख रहा है ना, इसका मतलब समझे क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि एपोमिक्सिस में मियोसिस नहीं होता, तो सेग्रीगेशन भी नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगी, चेंज भी नहीं आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या ये पैराग्राफ समझ में आया बेटा? अरे बेटा वो पहले से ही हाइब्रिड है, हमें तो उसको हाइब्रिड को अरे मान लीजिए कोई इंसान बहुत मजबूत ताकतवर है, उसको जरूरत ही नहीं है और मजबूत बनने की, तो वो अपना जैसा ही पैदा करना चाहेगा ना, अपना 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 क्लोन बनाएगा। तो ये तो पहले ही हाइब्रिड है, समझ पा रहे हो? क्लियर बेटा? चलिए, सब इम्पोर्टेंट है। बनाना कहाँ से आ गया? बनाना में सीड ही नहीं होते हैं, एपोमिक्टिक सीड बना के क्या करोगे? यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक है, हम मॉड्यूल पे आते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने इंपॉर्टेंट पहले लगा दिया, एक बार रीडिंग करना है सिर्फ। अभी तक देखिए, both a scientist, flower is modified shoot, ये समझा देता मैंने, स्टेम और लीफ दोनों का मॉडिफिकेशन। ठीक है, थैलेमस के अंदर नोड प्रेजेंट होते हैं, और जो सेपल, पेटल और स्टेमन कार्पल जो है, ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, अब इसका फ्रूट, अब सब साइंटिस्ट ने बोल दिया, बहुत साइंटिस्ट ने कि ऐसा ऐसा है। साइंटिस्ट ने बोला तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? ये थैलेमस के अंदर नोड है, हमें तो दिखाई नहीं दे रहे नोड।
हमें तो नोड दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, तो फिर साइंटिस्ट ने देखा हाँ कुछ प्लांट है जिनके अंदर हमें दिखाई देंगे, मतलब नोड हुआ करते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि डायंथस प्लांट, डायंथस प्लांट के अंदर हमें एंथोफोर दिखाई देता है। एंथोफोर क्या है इसको समझ। ठीक है, ये देखिए, ये है थैलेमस। हमने बोला इसके अंदर 4 नोड होते हैं। देखिए इसका प्रूफ क्या है। तो पहला प्लांट का प्रूफ आ रहा है डायंथस। ये पेटल है और ये सेपल है। तो साइंटिस्ट ने देखा कि डायंथस प्लांट के अंदर थैलेमस का ये वाला इंटरनोड, पेटल और सेपल के बीच वाला इंटरनोड, ठीक है, बीच वाला नोड इंटरनोड बड़ा हो जाता है। ये तो है सेपल और ये रहे पेटल और ये स्टेमन और ये कार्प। तो यहां बीच में ये क्या हो गया, इंटरनोड इलोंगेटेड हो गया और इसी को हमने बोल दिया एंथोफोर। तो यह हमें साफ इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर नोड प्रेजेंट है, किसमें, थैलेमस। तो थैलेमस स्टेम का मॉडिफिकेशन। दूसरा और देख लीजिए पासिफ्लोम। पासिफ्लोरा में देखो कि एंड्रोसियम और पेटल्स, एंड्रोसियम और पेटल्स के बीच का इंटरनोड क्या हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाता है। तो ये फिर प्रूव कर रहा है कि थैलेमस में नोड और इंटरनोड है। थर्ड एग्जांपल, इसमें गाइनोसियम और एंड्रोसियम के बीच का इंटरनोड इलोंगेटेड हो गया है। तो ये फिर प्रूव कर रहा है कि इंटरनोड थैलेमस में होता है। तो ये तीनों के तीनों एग्जांपल, ये तीनों के तीनों एग्जांपल ये प्रूव कर रहे हैं कि एंड्रोसियम के बीच, एंड्रोसियम गाइनोसियम के बीच भी कभी कभी हो सकता है। पेटल कोरला और गाइनोसियम के एंड्रोसियम के बीच भी हो सकता है और पेटल और सेपल के बीच भी हो सकता है। तो इसका मतलब थैलेमस में इंटरनोड है, थैलेमस में नोड है, मतलब स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो ये तीनों प्रूव कर रहे हैं कि थैलेमस स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ये तो हो गया। अब लीफ का, तो लीफ के लिए इधर देखिए, मुसंडा जानते हैं। मुसंडा के अंदर जो कैलिक्स होता है, सेपल होता है, वो बिल्कुल लीफ जैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लीफ लाइक हो जाता है। मुसुंडा के अंदर लीफ जैसा बड़ा हो जाता है। कौन, सेपल। तो ये प्रूव कर रहा है कि जो सेपल है वो एक्चुअल में पहले लीफ से ही मॉडिफिकेशन हुआ है, तभी तो लीफ जैसा हो गया है। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात। सेपल जो है वो लीफ जैसा हो गया है, मतलब सेपल बना ही किससे था, लीफ से बना था। तो पेटल भी लीफ से बना है, एंड्रोसियम भी लीफ से बना है, कार्पल भी लीफ से बना है। तो ये जो वर्ल्ड है ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। और जो थैलेमस है इसमें नोड इंटरनोड प्रेजेंट है, तो ये स्टेम का मॉडिफिकेशन। तो टोटल कुल मिला के पूरा का पूरा फ्लावर स्टेम प्लस लीफ का मॉडिफिकेशन है, मतलब सूट का मॉडिफिकेशन। मत करना याद, एनसीईआरटी में नहीं है, एग्जाम्पल मत रट लेना। बेटा क्लियर हो गया यहां तक, क्लियर हो गया यहां तक, रट मत लेना। ठीक है, बाकी कोई छूटा है, कोई मॉड्यूल में कोई पॉइंट छूटा है क्या बेटा।
कोई डाउट है मॉड्यूल में? ये समझ में आ गया ना बेटा? ठीक है, एक एक मिनट रुको। याद है सीड? सीड है ना एंजियोस्पर्म? मोर्फोलॉजी वाले मॉड्यूल में सीड दे रखा है एनसीईआरटी में। यस, लाइन ऑफ डिएसेंस स्टोमियम लॉन्गिट्यूडनल। एंडोस्पर्म की जो प्रोटीन की लेयर है उसको हमने एलुरिन लेयर बोला है। ये दे रखा बेटा सीड। ये सीड दे रखा, ठीक है। तो ये सीड मैंने नहीं पढ़ाया था वहां मोर्फोलॉजी में, तो अब पढ़ा चुके बेटा। हाँ, एपीजीएल करता है जनरली, यस बिल्कुल सही बेटा। यूबिस बॉडी बता दी, एपिटर्म यूबिस बॉडी सिक्रेट करता है जो बाहर डिपॉजिट हो जाती है पोलन ग्रेन के अंदर, और इसी यूबिस बॉडी के अंदर लिपिड कैरोटीन का पॉलीमर स्पोरोपोलिन होता है, ठीक है। हाँ, तेज प्रताप एलुरिन लेयर एंडोस्पर्म की है तो 3NO की है। फिर सीड बता दिया बेटा ना, एक बार रीडिंग लगा लेना इसकी, ऐसे वहां पढ़ लोगे पूरा का पूरा वहीं दे रखा है इसका। ये डायग्राम हम पढ़ चुके हैं, याद है? क्लियर है? अरे क्लियर है मेरे भाइयों? ये मैंने मोर्फोलॉजी में नहीं पढ़ाया था सीड, अब हो गया है कंप्लीट, ठीक है। एक और चीज है, ये रहा एंजियोस्पर्म। ये यहां से पढ़ना है, अब पढ़ लोगे? होमवर्क है, रीडिंग करना है। प्लांट डाइवर्सिटी जब हम पढ़ी थी तो हम सिर्फ जिम्नोस्पर्म तक ही पढ़े थे। प्लांट डाइवर्सिटी जब हमने पढ़ी थी तो हम सिर्फ जिम्नोस्पर्म तक ही पढ़े थे।
एंजियोस्पर्म नहीं पढ़ा था हमने, तो अब पढ़ना है बेटा। ये रीडिंग लगानी, सब कुछ हो जाएगा। क्या आप इस लाइफ साइकिल को समझ पा रहे हो? माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, यही मेगास्पोरेंजियम मैच्योर होने के बाद क्या बोला जाता है इनको? कोलन सेक। क्या आप समझ में आ रहा है बेटा? ये पूरी रीडिंग लगानी है यहाँ तक। क्लियर है? अरे लगा लोगे रीडिंग? ठीक ठीक है, चलो एक्सरसाइज कर लें। सबने एक्सरसाइज कर ली बेटा कि फिर डाउट काउंटर में करें? सभी ने एक्सरसाइज कर ली? तो अभी कर लेते हैं, फिर जिनका डाउट है फिर कर लेंगे। जूलॉजी का चैप्टर मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन जूलॉजी स्टार्ट होगी इतना पता है मुझे। चलिए बेटा, एक्सरसाइज फर्स्ट। एक्सरसाइज फर्स्ट, बोलिए बेटा। फटाफट बोलिए बेटा, 2 मिनट हो रहे हैं। चले करें क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला वन वन भी आया है। एंड्रोफोर्स स्ट्रक्चर।
एंड्रोफोर स्टेक्सिस फॉर्म बेटा किसकी लेंथ बढ़ने से हुआ है ये? इंटरनोड की लेंथ बढ़ने से। अरे एंड्रोफोर है क्या? लेंथ तो बढ़ना ही तो है। अरे एंड्रोफोर हो या एंथोफोर हो लेकिन लेंथ बढ़ना ही तो है। किस लेंथ कौन बढ़ रहा है? इंटरनोड। क्लियर बेटा यहां तक? 12 पोलन ग्रेन ऑफ कैप्सुला इज पोलन ग्रेन ऑफ कैप्सुला। बेटा पोलन ग्रेन कैप्सुला क्या है? डाइकोट या मोनोकोट? डाइकोट। तो बताइए 3 जंप और होंगे या 2 जंप, 1 जंप और होगा? 3 होंगे। तो 3 होंगे तो क्या होंगे? ट्राइकोलपेट या मोनोकोलपेट? ट्राइकोलपेट। माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ एंजियोस्पर्म इज द नाउ एज माइक्रोस्पोरोफिल। इधर देखिए माइक्रोस्पोरोफिल जानते हो? लीफ को बोला करते हैं। तो माइक्रोस्पोरोफिल किसके इक्विवेलेंट होगी? स्टेमन के इक्विवेलेंट। अरे समझ पा रहे हो? मेगास्पोरोफिल किसके इक्विवेलेंट होगी? कार्पल के। और मेगास्पोरेंजियम किसके इक्विवेलेंट होगी? ओयूल के। ये बातें याद रखना बेटा। अरे माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर याद कीजिए जिम्नोस्पर्म। ऐसे समझो, इसको रट नहीं पा रहे हो तो ऐसे कर लो। जिम्नोस्पर्म के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर क्या लगे हुए थे? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर क्या लगे हुए थे? माइक्रोस्पोरेंजियम। समझ पा रहे हो? यहां माइक्रोस्पोरेंजियम कहां मिलेंगे? कार्पल में या स्टेमन में? स्टेमन में। मेरी बात समझ पा रहे हो? मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल में क्या लगे होंगे? मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम में क्या, मेगास्पोरोफिल में क्या लगे? मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम कहां लगे हुए हैं? कार्पल के अंदर। ओयूल मेगास्पोरेंजियम ही तो है। एंड्रोसियम तो एक ग्रुप है स्टेमन का। एंड्रोसियम तो बड़ी बात है, उसके अंदर इंडिविजुअल स्टेमन है। बेटा जिसका डाउट था उसको क्लियर हुआ? क्या कॉन्सेप्ट बना? What type of ovule found in the capsula? एनाट्रोपस नहीं मिलता इसके अंदर। इसके अंदर एनाट्रोपस नहीं मिलता कैप्सुला के अंदर। एनाट्रोपस नहीं मिलेगा, कंपाइलोट्रोपस मिलेगा। कंपाइलोट्रोपस मिलेगा कैप्सुला के अंदर, लेग्यूमिनेसी के अंदर कंपाइलोट्रोपस। ठीक है। जनरली मोस्टली एंजियोस्पर्म के अंदर एनाट्रोपस मिलता है, लेकिन कैप्सुला के अंदर उल्टा है ना। जनरली एंजियोस्पर्म के अंदर एनाट्रोपस मिलता है, कैप्सुला के अंदर एनाट्रोपस मिलना चाहिए था ना, क्योंकि हम तो एंजियोस्पर्म लेके पढ़ रहे हैं ना, लेकिन नहीं मिलता, उल्टा मिलता है। तो याद रखना है कंपाइलोट्रोपस। द प्लांट विच जीबी मिक डिस्कवर्ड पोलैंड। पोलैंड ट्यूब डिस्कवर की बेटा तो रटना है। इसमें मैं भी क्या करूं, रटना है। रटने वाले क्वेश्चन नहीं आते अब। 25 मेगा स्पोरोफिल इज कोल्ड, ये आ गया। अरे अब तो बता दोगे आंसर। ये भाई ये अच्छी तरह से याद होने आएंगे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है।
मेगा स्पोरेंजियम किसके इक्विवेलेंट है, माइक्रो स्पोरेंजियम किसके इक्विवेलेंट है? और कौन सा बचा है? 32। पोलन ट्यूब डेवलप फ्रॉम, पोलन ट्यूब कहां से कौन डेवलप्ड फ्रॉम, कौन डेवलप्ड करता है? पोलन ट्यूब डेवलप्ड कौन करता है? इधर देखिए, इसको समझिए बेटा ढंग से। ये पोलन ट्यूब बनी, बताइए इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या भरा हुआ है? कौन सी सेल का साइटोप्लाज्म भरा हुआ है? वेजिटेटिव सेल का। अरे वेजिटेटिव न्यूक्लियस तो कंट्रोल करता है, लेकिन डेवलप तो किससे हो रही है? वेजिटेटिव सेल पूरी की पूरी। जैसे ये वेजिटेटिव सेल थी पहले, अब इस वेजिटेटिव सेल पूरी की पूरी ऐसे बाहर आ गई है इधर। बेटा जिसका डाउट था वो समझ पा रहे हो? जिसका डाउट था वो समझ पा रहे हो? 32, 38। मोनोथिकस एंथर इज फाउंड इन द, ये तो भाई मालवेसी है, याद क्यों? मोनोथिकस, एक लोब के अंदर एक ही स्पेस होगा, मोनोथिकस। 36। इन जिम्नोस्पर्म all four microspore of tetrad are covered by layer which made of the callus। अरे तो बताया था ना मैंने, ये 4 माइक्रोस्पोर बने। बताइए 4 माइक्रोस्पोर किससे बाइंड होते हैं? कैलोस से। बाद में इन्हीं तो कैलोस को केलेज एंजाइम तोड़ता है, जो टेपेटम करता है। क्लियर बेटा? 69। टाइगलम रिप्रेजेंट, अच्छा ये रह गया, इसको टाइगलम को समझी बेटा, ये रह गया, रह गया टाइगलम, इसको समझ लीजिए बेटा। ये प्लीम्यूल, ये रेडिकल, और ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का नाम ही है, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस को ही बोलते हैं टाइगलम। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस को ही बोलते हैं टाइगलम, एम्ब्रियोनल एक्सिस का ही नाम है, मेन एक्सिस ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनल एक्सिस। समझ में आ गया बेटा? ये टैगमैन नहीं है, ये सीट कोट नहीं है, टैगमैन नहीं है, ये टेगलम है। एम्ब्रियोनल एक्सिस जानते हो ना, प्लीम्यूल और रेडिकल जो होते हैं, उसको एम्ब्रियोनल एक्सिस बोला, मेन एक्सिस बोला, और इसी को टिगलम बोल दिया। क्लियर है बेटा यहां तक? ठीक है। 6। एग्जाम्पल ऑफ polyploidy टिश्यू प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्म प्लांट। भाई बताओ, तुम बताओ, 6 नंबर का क्वेश्चन, पोलीप्लोइडी कहां मिलेगी हमें? टेपेटम में। अरे बेटा हमने देखा था ना, टेपेटम में एंडोमाइटोसिस भी होता है और एपेंडी भी होता है।
तो टेपेटम जो है वो पॉलीप्लोइडी का एग्जाम्पल भी है और साथ में मल्टी न्यूक्लिएटेड का एग्जाम्पल। कैसा बकवास सा क्वेश्चन पूछा है? तो तुम्हारे लायक क्वेश्चन है क्या बेटा? मानिया, चलिए क्वेश्चन नंबर 8176। एम